गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी पेपर थर्ड में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है क्रोमोसोम का केमिकल स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में अपन ने क्रोमोसोम की फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी कि क्रोमोसोम कैसे होते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है और हर एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कैसे लिंक होता है और कब क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ये सब अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब इसमें ये देखना है कि उन क्रोमोसोम के जो पार्ट अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उनकी केमिकल नेचर क्या है, उनके क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो किससे बने हुए हैं, वो सब अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र की रासायनिक संरचना के अंदर ये देखेंगे अपन कि अंतरावस्था में जब केंद्रक होता है तो उस समय गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं और गुणसूत्र जो है वो क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। अर्थात गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल दोनों की रासायनिक संरचना का तात्पर्य एक ही है। गुणसूत्र मुख्य रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मिलकर जिस कॉम्प्लेक्स या जटिल का निर्माण करेंगे उसका नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन। गुणसूत्रों के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम आप लोगों को पता ही होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल गुणसूत्रों के अंदर उपस्थित होते हैं। अब उसमें जो पाए जाने वाले प्रोटीन है वो प्रोटीन भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा है नॉन हिस्टोन या सामान्य प्रोटीन। इसके साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। अब जैसे अलग अलग परसेंटेज की बात करें कि कौन सा पदार्थ कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो उसको अपन क्रोमेटिन के रासायनिक संगठन के अंदर बताएंगे, जिसमें डीएनए लगभग 35% होता है, आरएनए लगभग 5%, प्रोटीन 60%। इस प्रकार सभी घटक मिलकर जिस जटिल का निर्माण करते हैं वो है क्रोमेटिन जाल। और वही क्रोमेटिन जाल केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के रूप में दर्शित होता है। अब जो क्रोमेटिन जाल है, उस क्रोमेटिन जाल को जब उपयुक्त अभिरंजक से अभिरंजित किया जाए तो इस क्रोमेटिन जाल के अंदर सारे क्षेत्र एक ही प्रकार के दिखाई नहीं देते, अर्थात इसमें भिन्नता पाई जाती है। तो अभिरंजित करने पर इसमें कुछ भाग हल्के रंग के जबकि कुछ भाग गहरे रंग के अभिरंजित होते हैं। इमिल हिट्ज ने इन हल्के और गहरे भागों के लिए दो शब्द काम लिए, एक तो यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। अब जो यूक्रोमेटिन है वो है कि क्रोमेटिन को उपयुक्त सारी अभिरंजक से अभिरंजित करने पर जो क्षेत्र हल्के रंग के दिखाई देते हैं उनको नाम दिया गया यूक्रोमेटिन। यू का मतलब वास्तविक। तो ये एक्चुअल क्रोमेटिन या वास्तविक क्रोमेटिन है जो कि अभिरंजित करने पर लाइट कलर्ड या हल्के रंग का क्षेत्र दिखाई देता है। इसके बाद जो डीएनए की समस्त मात्रा है वो इन्हीं क्षेत्रों में उपस्थित होती है, अर्थात जो भी डीएनए है वो आपको यूक्रोमेटिन क्षेत्र में ही दिखाई देगा जो कि हल्का रंग का अभिरंजित हो रहा है। दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन जब भी इनको अपन उपयुक्त सारी अभिरंजक से अभिरंजित करेंगे तो जो गहरे रंग से अभिरंजित होने वाले क्षेत्र है वो है हेट्रोक्रोमेटिन। इस क्षेत्र में डीएनए या जीन उपस्थित नहीं होते। तो जीन और डीएनए है वो आपको यूक्रोमेटिन में मिलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन में नहीं। ये प्रोटीन से बने होते हैं और इनका आनुवंशिक क्रियाओं के लिए कोई योगदान नहीं होता। तो अर्थात ये आनुवंशिक क्रियाओं के लिए
अयोग्य होते हैं। इनका काम है न्यूक्लिक अम्ल उपापचय का नियंत्रण करना, क्योंकि जो भी प्रोटीन है वो एंजाइम बनाते हैं और वो एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल उपापचय के ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। तो इस प्रकार अपन ने यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में जाना। अब डीएनए है तो डीएनए की मात्रा अपन ने गुणसूत्रों में बताई 15%। 15% मात्रा होते हुए भी ये सबसे केंद्रीय महत्व का पदार्थ है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है गुणसूत्र या क्रोमेटिन का तो वो है डीएनए। इसकी मात्रा कम होते हुए भी इसका मुख्य रोल है, क्योंकि इसके द्वारा समस्त आनुवंशिक और उपापचय क्रियाओं का नियमन एवं संचालन किया जाता है। तो जो भी आनुवंशिक क्रियाएं हैं, उपापचय क्रिया है, उन सभी पे कंट्रोल डीएनए के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसे केंद्रीय महत्व का पदार्थ करार दिया गया है। दूसरा है आरएनए। तो गुणसूत्रों में डीएनए के साथ साथ आरएनए भी उपस्थित होता है और इसकी मात्रा लगभग 5% होती है। अब डीएनए और आरएनए क्या करते हैं कि डीएनए द्वारा आरएनए के माध्यम से उपापचय क्रियाओं का नियमन होगा। तो नियमन तो वैसे डीएनए करता है, लेकिन वो किसके माध्यम से करेगा? आरएनए के माध्यम से। इस प्रकार डीएनए और आरएनए मिलकर शरीर या किसी भी जीव में होने वाली विभिन्न मेटाबॉलिक या उपापचय क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं। अब प्रोटीन्स की बात करें, तीसरा घटक जो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की तुलना करें अगर मात्रा की दृष्टि से तो अन्य घटकों की तुलना में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अब प्रोटीन्स जो है वो अमीनो अम्लों से निर्मित होते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो जो भी एंजाइम है शरीर के अंदर वो अधिकतर प्रोटीन से बने हुए हैं। अब इसमें अपन ने ये बताया कि जो क्रोमेटिन या गुणसूत्रों के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब पहले बात करते हैं अपन हिस्टोन प्रोटीन की। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सरल और संरचनात्मक प्रोटीन है। इनका जो स्वभाव है सारीय स्वभाव के होते हैं ये, और इनका जो निर्माण है वो सारीय अमीनो अम्लों जैसे हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन आदि से होता है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्लों का पूर्णतः अभाव होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। इनका जो अणुभार है वो निम्न होता है, कम अणुभार होता है, और ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। डीएनए के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकारों के नाम यहाँ लिखे गए हैं। पहला है H1, दूसरा H2A, तीसरा H2B, चौथा है H3 और पांचवा H4। इस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। तो ये रही प्रोटीन्स के बारे में सारी संरचना। अब हिस्टोन प्रोटीन के कार्य की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन का जो मुख्य अपन ने बताया कि ये संरचनात्मक या रचनात्मक प्रोटीन है। ये विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जैसे अमीनो अम्ल या डीएनए और आरएनए हेतु ट्रिपलेट त्रिक जो कोड है उसका संश्लेषण भी हिस्टोन के प्रोटीन के द्वारा होता है। अब दूसरे प्रोटीन है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है उनकी प्रकृति होती है अम्लीय, और हिस्टोन प्रोटीन की अपन ने बताई सारीय प्रवृत्ति। इनका अणुभार उच्च होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन का अणुभार अपन ने निम्न बताया था। उसमें सारीय अमीनो अम्ल थे, इसमें अम्लीय अमीनो अम्ल है जैसे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन आदि से बने होते हैं। और इसके साथ ही इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर काफ़ी रचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। अब इनकी बात करते हैं कार्य की। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या कार्य करते हैं? तो ये भी एक संरचनात्मक है या संश्लेषी दूसरा एंजाइमिक है, इससे कई एंजाइम बने होते हैं, और इसके साथ ये रेगुलेटरी कई क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अनेक प्रकार के प्रोटीन का उपापचय करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम का उपापचय और डीएनए द्वारा जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। ये कुछ कार्य है जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब लास्ट आता है अपना गुणसूत्रों का कार्य, कि गुणसूत्र किसी भी कोशिका के अंदर क्या कार्य करते हैं।
तो इसका जो मेन कार्य है, मुख्य कार्य, वो है आनुवंशिक सूचना का वहन। अर्थात एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी सूचना पहुंचनी है, उस सूचना को गुणसूत्रों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार कोई गुण है जो पेरेंट्स के अंदर है, उसको ऑफस्प्रिंग या संतति तक पहुंचाना है, तो वो कार्य जीन डीएनए के माध्यम से गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। तो मुख्य काम हुआ गुणसूत्र का आनुवंशिक सूचना का वहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड जो कार्य है कि कोशिका में होने वाली सभी उपापचय क्रियाओं का नियमन। तो किसी भी कोशिका के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, चाहे श्वसन है, चाहे प्रकाश संश्लेषण है, चाहे उत्सर्जन है, चाहे सर्कुलेशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, वो सभी क्रियाओं का नियंत्रण डीएनए के द्वारा गुणसूत्रों के माध्यम से संपन्न होता है। तो इस प्रकार किसी भी कोशिका की लगभग समस्त एक्टिविटी का नियंत्रण गुणसूत्रों के द्वारा डीएनए के माध्यम से संपन्न किया जाता है। अर्थात किसी भी कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण भागों के अंदर गुणसूत्र को शामिल किया गया है, क्योंकि यहीं से सारी सूचनाएं ट्रांसमिट होती है और सभी एक्टिविटीज़ पर रेगुलेशन या कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर गुणसूत्र की रासायनिक संरचना के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार गुणसूत्र किन किन घटकों से बने होते हैं, अब प्रत्येक घटक की कितनी मात्रा होती है और उस घटक को आगे किन उप घटकों में डिवाइड किया गया है, और हर एक जो घटक है उसके क्या कार्य है और वो दूसरे घटकों से किस प्रकार कोऑर्डिनेशन बनाते हुए गुणसूत्र को एक मूर्त रूप देता है। इस प्रकार अपन ने इसके अंदर गुणसूत्र की रासायनिक संरचना के बारे में और कार्य के बारे में कि गुणसूत्र किसी भी कोशिका के अंदर कौन कौन से कार्य संपन्न करता है, इस पर चर्चा की। सभी का इस वीडियो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।